रोमन साम्राज्य के ढलते सूरज के साथ अलेक्जेंड्रिया में एक तेज रोशनी चमक रही थी। उसका नाम था हाइपेशा। वह अपने समय की दूसरी औरतों से अलग थी, बहादुर, बुद्धिमान और जिद्दी तरीके से आजाद। हाइपेटिया उस दुनिया में ज्ञान की किरण बनकर खड़ी थी जो धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। 355 ईस्वी के आसपास जन्मी हाइपेटिया एक ऐसे शहर में पली बढ़ी जो अपनी महान लाइब्रेरी और विद्वतापूर्ण परंपराओं के लिए जाना जाता था। उसके पिता थियोन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनकी बेटी को बेहतरीन शिक्षा मिले। छोटी उम्र से ही हाइपेटिया ने सीखने की एक अतृप्त भूख दिखाई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, हाइपेटिया की बुद्धि खिलती गई। उसने अपने पिता की उम्मीदों को भी पार कर लिया। एक ऐसे समाज में जहां औरतों को अक्सर घरेलू भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता था, हाइपेटिया ने सोचने, सिखाने, चुनौती देने की हिम्मत की। वह अपने आप में एक सम्मानित दार्शनिक, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री बन गई। हाइपेटिया का प्रभाव लेक्चर हॉल की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उसने शहर के नेताओं को सलाह दी और पूरे साम्राज्य के विद्वानों के साथ पत्र व्यवहार किया। उसका घर बौद्धिक चर्चा का केंद्र बन गया। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तलाश में आते थे। धार्मिक संघर्ष से बुरी तरह बंटी हुई दुनिया में हाइपेटिया तर्क और जिज्ञासा की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। चौथी शताब्दी में अलेक्जेंड्रिया धार्मिक तनाव का एक ज्वालामुखी था। पुरानी बुतपरस्त परंपराएं ईसाई धर्म के बढ़ते प्रवाह को रास्ता दे रही थीं। यह परिवर्तन शांतिपूर्ण से कोसों दूर था। यह हिंसा, असहिष्णुता और भय से चिह्नित था। शहर की आबादी पगान, यहूदी और ईसाई धर्म के लोगों का मिश्रण थी। प्रत्येक समूह सत्ता और प्रभाव के लिए संघर्ष कर रहा था। शाही समर्थन से उत्साहित ईसाई तेजी से आक्रामक होते गए। वे पुराने तौर तरीकों को अपने नए प्रभुत्व के लिए खतरा मानते थे। बुतपरस्त मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। यहूदी समुदायों को सताया गया। इस उथल पुथल के बीच हाइपेटिया पुराने ढर्रे के प्रतीक के रूप में खड़ी थी। उसने नियोप्लेटोनिज्म सिखाया, एक ऐसा दर्शन जिसने प्लेटो के विचारों को धार्मिक विश्वासों के साथ मिलाने की कोशिश की। उसकी शिक्षाओं ने तर्क के महत्व और ज्ञान की खोज पर जोर दिया। इसने उसे उन लोगों के विरोध में खड़ा कर दिया जो अंधविश्वास को ही सत्य का एकमात्र मार्ग मानते थे। अलेक्जेंड्रिया में धार्मिक तनाव केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं था, वे पूरे रोमन साम्राज्य में व्यापक बदलावों को दर्शाते थे। जैसे जैसे ईसाई धर्म शक्तिशाली होता गया, इसने साम्राज्य के कानूनों और रीति रिवाजों को आकार देना शुरू कर दिया। वे लोग जो पुराने तौर तरीकों से चिपके हुए थे, उन्होंने खुद को तेजी से हाशिए पर पाया। हाइपेटिया अपने बुतपरस्त विश्वासों और दुनिया को समझने के तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ इस सांस्कृतिक बदलाव की चपेट में आ गई थी। हाइपेटिया की बुद्धि पौराणिक थी। उसने गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन शास्त्र में महारत हासिल की। उसके व्याख्यानों ने पूरे साम्राज्य के छात्रों को आकर्षित किया। वे एक ऐसे दिमाग से सीखने आते थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकता था। गणित में हाइपेटिया ने बीजगणित और ज्यामिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अपोलोनियस और डायोफेंटस के कार्यों पर टिप्पणियां लिखीं। इन ग्रंथों ने प्राचीन दुनिया के गणितीय ज्ञान को संरक्षित और विस्तारित करने में मदद की। उसके स्पष्टीकरण स्पष्ट और व्यावहारिक थे। उन्होंने जटिल अवधारणाओं को अपने छात्रों के लिए सुलभ बनाया। एक खगोल शास्त्री के रूप में हाइपेटिया अपने समय से आगे थी। उसने सौर मंडल के सूर्य केंद्रित मॉडल को पढ़ाया। यह व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने से सदियों पहले की बात है। उसने एस्ट्रोलैब के डिजाइन में भी सुधार किया, जो खगोलीय माप के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण था। इस क्षेत्र में उनके काम ने भविष्य की खोजों के लिए आधार तैयार किया, लेकिन शायद दर्शन शास्त्र में ही हाइपेटिया वास्तव में चमकती थी। उसने एक अनोखे दृष्टिकोण के साथ नियोप्लेटोनिज्म सिखाया। उसके दृष्टिकोण ने ब्रह्मांड के रहस्यों पर आश्चर्य की भावना के साथ कठोर तर्क को जोड़ा। उसने अपने छात्रों को प्रश्न पूछने, तलाशने, सीखना कभी बंद न करने के लिए प्रोत्साहित किया। हठर रिलीजियनिता से ग्रस्त दुनिया में हाइपेटिया की शिक्षाएं ताजी हवा के झोंके की तरह थीं। हाइपेटिया का आविष्कारशील दिमाग केवल मौजूदा ज्ञान को सिखाने से संतुष्ट नहीं था। उसने मानव समझ की सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान महत्वपूर्ण और दूरगामी थे।
उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक समस्याओं पर लागू करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। हाइपेटिया के सबसे उल्लेखनीय आविष्कारों में से एक एस्ट्रोलैब का एक उन्नत संस्करण था। इस उपकरण का उपयोग खगोलीय पिंडों की स्थिति को मापने के लिए किया जाता था। हाइपेटिया के डिजाइन ने इसे और अधिक सटीक और उपयोग में आसान बना दिया। यह आने वाली सदियों तक खगोलविदों और नाविकों के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया। उसने पानी को डिस्टिल करने के लिए एक उपकरण का भी आविष्कार किया। यह उस समय महत्वपूर्ण था जब स्वच्छ पानी अक्सर दुर्लभ था। उसके आविष्कार ने पानी को शुद्ध करने में मदद की, जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित हो गया। यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग था जिसने लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाया। हाइपेटिया का काम केवल भौतिक आविष्कारों तक ही सीमित नहीं था, उसने गणित में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने लंबे विभाजन के लिए नई विधियां विकसित की और समीकरणों को हल करने के लिए अधिक कुशल तरीके बनाए। इन गणितीय नवाचारों ने बीजगणित और ज्यामिति में भविष्य की प्रगति के लिए आधार तैयार किया। उनके काम ने प्राचीन ग्रीक गणित और मध्ययुगीन काल के विकास के बीच की खाई को पाटने में मदद की। भाग 5, पुरुषों की दुनिया में एक महिला। चौथी शताब्दी के अलेक्जेंड्रिया के पितृसत्तात्मक समाज में हाइपेटिया एक विसंगति थी। औरतों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पत्नियां और माताएं बने, न कि विद्वान और शिक्षिका। लेकिन हाइपेटिया ने इन अपेक्षाओं को धता बताया। उसने कभी शादी नहीं की, अपना जीवन ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। एक महिला बुद्धिजीवी के रूप में उसकी स्थिति अनिश्चित थी। कई पुरुषों ने उसकी सफलता और प्रभाव से नाराजगी जताई। वे उसे प्राकृतिक व्यवस्था के लिए खतरा मानते थे। फिर भी हाइपेटिया डटी रही। उसने अपनी बुद्धि के बल पर अपने पुरुष साथियों का सम्मान अर्जित किया। हाइपेटिया के छात्र मुख्य रूप से पुरुष थे। कई अमीर और प्रभावशाली परिवारों से आते थे। उसने उन्हें न केवल शैक्षणिक विषय पढ़ाए, बल्कि स्वतंत्र विचार के महत्व को भी सिखाया। उसका प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ था। उसने शहर के नेताओं को राजनीति और दर्शन के मामलों में सलाह दी, लेकिन हाइपेटिया की सफलता की एक कीमत चुकानी पड़ी। उसकी प्रमुखता ने उसे उन लोगों के लिए निशाना बना दिया जो मजबूत, बुद्धिमान महिलाओं से डरते थे। उसे लगातार आलोचना और धमकियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उस पर जादू टोना करने और अलेक्जेंड्रिया के युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। कुछ ने दावा किया कि वह ओरेस्टेस और सिरिल के बीच सुलह को रोक रही थी। ये आरोप निराधार थे, लेकिन शहर के तनावपूर्ण माहौल में उन्हें उपजाऊ जमीन मिल गई। जैसे जैसे ओरेस्टेस और सिरिल के बीच संघर्ष बढ़ता गया, हाइपेटिया की स्थिति और भी अनिश्चित होती गई। वह दो शक्तिशाली ताकतों के बीच फंस गई थी, जिनमें से किसी का भी उसने पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। हाइपेटिया ने हमेशा की तरह पढ़ाना और सलाह देना जारी रखा, इस विश्वास के साथ कि तर्क की शक्ति संघर्ष पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन उसके खिलाफ जो ताकतें थीं, वे तर्कसंगत विचार से कोसों दूर भावनाओं से प्रेरित थीं। भाग 6, राजनीतिक परिदृश्य ओरेस्टेस बनाम सिरिल। 5वीं शताब्दी की शुरुआत में अलेक्जेंड्रिया का राजनीतिक परिदृश्य एक बारूद का ढेर था। इसके केंद्र में दो शक्तिशाली पुरुषों, ओरेस्टेस रोमन प्रीफेक्ट और सिरिल ईसाई रिलीजन गुरु के बीच तीखी प्रतिद्वंद्विता थी। उनके संघर्ष के दूरगामी परिणाम होंगे, खासकर खुद हाइपेटिया के लिए। ओरेस्टेस रोमन साम्राज्य के रिलीजन निरपेक्ष अधिकार का प्रतिनिधित्व करता था। वह एक उदार बुतपरस्त था जो विभिन्न रिलीजनों के प्रति सहिष्णु था। उन्होंने शहर के विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। ओरेस्टेस हर चीज से ज्यादा स्थिरता और व्यवस्था को महत्व देते थे। वह धार्मिक चरमपंथ को शहर की शांति के लिए खतरा मानते थे। दूसरी ओर सिरिल एक उग्रवादी नेता था। उन्होंने ईसाई चर्च की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश की। सिरिल पगान और यहूदियों को दुश्मन के रूप में देखता था, जिन्हें परिवर्तित करना या निष्कासित करना था। उसने अपने अनुयायियों को उग्र उपदेशों के साथ ललकारा, उनसे अविश्वासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। ओरेस्टेस और सिरिल के बीच संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता से कहीं अधिक था। यह रिलीजन निरपेक्ष और धार्मिक अधिकार के बीच एक व्यापक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। जैसे जैसे रोमन साम्राज्य कमजोर होता गया, चर्च मजबूत होता गया।
सिरिल ने अलेक्जेंड्रिया पर ईसाई प्रभुत्व का दावा करने का अवसर देखा। ओरेस्टेस पुराने ढर्रे का बचाव करते हुए उसके रास्ते में खड़ा था। उनके संघर्ष का शहर के भविष्य और हाइपेटिया के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। भाग 7। संघर्ष में हाइपेटिया की अनजाने में भागीदारी। हाइपेटिया ने कभी भी खुद को राजनीति में शामिल करने की कोशिश नहीं की। उसका जुनून ज्ञान के लिए था, सत्ता के लिए नहीं। फिर भी उसने खुद को अनजाने में ओरेस्टेस और सिरिल के बीच संघर्ष में घसीटा हुआ पाया। ओरेस्टेस के साथ उसके जुड़ाव ने उसे सिरिल के समर्थकों के लिए निशाना बना दिया। ओरेस्टेस हाइपेटिया की बुद्धिमत्ता को महत्व देते थे और अक्सर उनकी सलाह लेते थे। वह उनके करीबी विश्वास पात्रों में से एक मानी जाती थी। यह रिश्ता विशुद्ध रूप से बौद्धिक था, लेकिन यह सिरिल के क्रोध को आकर्षित करने के लिए काफी था। वह हाइपेटिया को अपनी महत्वाकांक्षाओं में बाधा मानता था। सिरिल के अनुयायियों ने हाइपेटिया के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने उस पर पीरियडा जादू करने और अलेक्जेंड्रिया के युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया। कुछ ने दावा किया कि वह ओरेस्टेस और सिरिल के बीच सुलह को रोक रही थी। ये आरोप निराधार थे, लेकिन शहर के तनावपूर्ण माहौल में उन्हें उपजाऊ जमीन मिल गई। जैसे जैसे ओरेस्टेस और सिरिल के बीच संघर्ष बढ़ता गया, हाइपेटिया की स्थिति और भी अनिश्चित होती गई। वह दो शक्तिशाली ताकतों के बीच फंस गई थी, जिनमें से किसी का भी उसने पूरी तरह से समर्थन नहीं किया। हाइपेटिया ने हमेशा की तरह पढ़ाना और सलाह देना जारी रखा, इस विश्वास के साथ कि तर्क की शक्ति संघर्ष पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन उसके खिलाफ जो ताकतें थीं, वे तर्क संगत विचार से कोसों दूर भावनाओं से प्रेरित थीं। भाग 8। एक प्रतिभाशाली दिमाग का दुखद अंत। मार्च 415 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। शहर की अशांति की कीमत हाइपेटिया के जीवन को चुकानी पड़ेगी। उसकी मौत जितनी क्रूर थी, उतनी ही अन्यायपूर्ण भी। इसने एक युग के अंत और पुरातनता के महानतम दिमागों में से एक के नुकसान को चिह्नित किया। एक दिन घर लौटते समय हाइपेटिया पर भीड़ ने हमला कर दिया। वे सिरिल के अनुयायी थे, जो अफवाहों और धार्मिक उन्माद से भरे हुए थे। उन्होंने उसे उसके रथ से घसीटा, उसे नग्न किया और बेरहमी से पीटा। हिंसा यही नहीं रुकी। बर्बरता के एक अंतिम कृत्य में उन्होंने सीप के गोले से उसके मांस को उसकी हड्डियों से अलग कर दिया। हाइपेटिया की मौत का विवरण भयावह है। वे मानवीय क्रूरता और असहिष्णुता की गहराई को बयां करते हैं। हाइपेटिया ने अपने अंत का सामना उसी साहस और गरिमा के साथ किया जिसने उसके जीवन को चिह्नित किया था। उसने अपने विश्वासों को त्यागने या अपने हमलावरों से दया की भीख मांगने से इनकार कर दिया। हाइपेटिया की हत्या से अलेक्जेंड्रिया और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ गई। बहुतों ने इसे एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा, वह क्षण जब कट्टरता के अंधेरे से तर्क की रोशनी बुझ गई थी। हाइपेटिया की मृत्यु शास्त्रीय पुरातनता के अंत और एक नए, अधिक असहिष्णु युग की शुरुआत का प्रतीक थी। भाग 9। उसके बाद सदमे में एक शहर। हाइपेटिया की हत्या के मद्देनजर अलेक्जेंड्रिया अराजकता में डूब गया था। कभी जो शहर शिक्षा और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, अब उसके सबसे चमकीले सितारे के खून से सना हुआ था। उसकी मौत का सदमा समाज के सभी वर्गों से गूंज उठा। रोमन प्रीफेक्ट और हाइपेटिया के मित्र ओरेस्टेस तबाह हो गए थे। उसने न केवल एक सलाहकार, बल्कि उस रिलीजन निरपेक्ष अधिकार के प्रतीक को खो दिया था जिसका वह प्रतिनिधित्व करता था। कई लोगों को डर था कि हाइपेटिया की मौत ने अलेक्जेंड्रिया में सहिष्णुता के अंत का प्रतीक है। बुतपरस्त और यहूदी समुदाय, जो पहले से ही दबाव में थे, ने खुद को और भी अधिक खतरा महसूस किया। सिरिल, जबकि सीधे तौर पर हाइपेटिया की हत्या में शामिल नहीं था, व्यापक रूप से माना जाता था कि उसने भीड़ को उकसाया था। आक्रोश से उनकी स्थिति कमजोर होने के बजाय मजबूत हुई। अलेक्जेंड्रिया में ईसाई गुट ने यह समझते हुए और अधिक साहस किया कि ज्वार उनके पक्ष में हो गया है। अलेक्जेंड्रिया का बौद्धिक समुदाय बिखर गया था। कई विद्वान इस डर से शहर छोड़कर भाग गए कि कहीं वे अगले निशाने पर न हो। अलेक्जेंड्रिया की महान लाइब्रेरी, जो पहले से ही गिरावट में थी, को एक और झटका लगा। हाइपेटिया की मृत्यु के साथ सीखने की शास्त्रीय परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई। ज्ञान की खोज, जो कभी अलेक्जेंड्रिया की महिमा थी, अब एक खतरनाक प्रयास लग रहा था। भाग 10। हाइपेटिया की स्थायी विरासत। उसकी मृत्यु की त्रासदी के बावजूद हाइपेटिया की विरासत बनी रही। उसके जीवन और काम ने
विचौसोपनकों और सत्य के साधकों की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखा। वह बौद्धिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संघर्ष का प्रतीक बन गई। सदियों से उसकी कहानी गूंजती रही, हर बार सुनाने पर नया अर्थ पाती रही। उसकी मृत्यु के बाद की शताब्दियों में हाइपेटिया को अक्सर दर्शन के लिए एक शहीद के रूप में चित्रित किया गया था। वह उन लोगों के लिए एक प्रतीक बन गई जो हठ रिलीजनता से ज्यादा तर्क को महत्व देते थे। प्रबुद्धता के दौरान उसकी कहानी को फिर से खोजा गया और उसका जश्न मनाया गया। वोल्टेयर और अन्य लोगों ने उसे विज्ञान और अंधविश्वास के बीच संघर्ष के उदाहरण के रूप में रखा। हाल ही में हाइपेटिया एक नारीवादी प्रतीक बन गई है। उसका जीवन महिलाओं की क्षमता को प्रदर्शित करता है जब उन्हें सीखने और नेतृत्व करने का अवसर दिया जाता है। वह उन लोगों के लिए एक फटकार के रूप में खड़ी है जो समाज में महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करना चाहते हैं। उत्पीड़न के सामने हाइपेटिया का साहस आज भी समानता के लिए लड़ रही महिलाओं को प्रेरित करता है। शायद हाइपेटिया की सबसे बड़ी विरासत उनके विचौपनों की स्थायी शक्ति है। तर्क के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, शिक्षा के महत्व में उसका विश्वास, अपने दृढ़ विश्वास के लिए खड़े होने का उसका साहस, ये हमारे संसार में गूंजते रहते हैं। ध्रुवीकरण और असहिष्णुता के युग में हाइपेटिया का जीवन हमें खुले विचार से पन्नों और ज्ञान की खोज के मूल्य की याद दिलाता है। उसका दुखद अंत इस बात की चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि क्या हो सकता है जब हम भय और अज्ञानता को तर्क और करुणा पर विजय प्राप्त करने देते हैं।